दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत में पाकिस्तानी चूहे चोरी छिपे घुस गए थे और उनकी एक्यूरेट लोकेशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा था, तब अमेरिका ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। उस दिन भारत को पता चला था कि होम ग्रोन नेविगेशनल सिस्टम की भारत को कितनी आवश्यकता है और हम इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। इसके बाद भारत ने कैसे एक अपना रीजनल नेविगेशनल सिस्टम तैयार किया और कैसे भारत के द्वारा भी हाल फिलहाल में बनाए गए रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, इसे जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। शुरू करते हैं वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टिंग नेविगेशनल सिस्टम्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। बेसिकली नेविगेशनल सिस्टम्स कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम और रीजनल नेविगेशनल सिस्टम में कैटेगराइज किए गए हैं। शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम से, जिसका नाम जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसे हम ज्यादातर देशों में यूज करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेविगेशनल सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल नेविगेशनल सिस्टम भी है, जो कि अमेरिका ने डेवलप किया था 1978 में। अपने फर्स्ट लॉन्च के साथ में इसकी शुरुआत होती है और 1994 आते आते ये फुली ऑपरेशनल हो जाता है। इसमें 32 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है जो पूरी अर्थ को कवर करते हैं। दूसरा रशिया द्वारा एस्टेब्लिश किया गया नेविगेशनल सिस्टम है, जिसे हम ग्लोनैस के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, जिसका फर्स्ट लॉन्च 1982 में और ये 1995 आते आते फुली ऑपरेशनल हो गया था। चाइना का अपना एक ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम है, जिसे हम बीडू के नाम से जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, जो कि कुछ साल पहले 2020 में ऑपरेशनल हुआ है और इसका जो पहला लॉन्च किया गया था वो ईयर 2000 में हुआ था। इसमें कुल 35 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं और यूरोपियन यूनियन, जो कि ग्रुपिंग है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का, उन्होंने ईयर 2005 में गैलीलियो नाम के नेविगेशनल सिस्टम को बिल्ड करना स्टार्ट किया था, जो कि 2014 में फुली ऑपरेशनल हो गया था। इसमें भी 24 सैटेलाइट हैं जो कि अभी ऑपरेशनल है। इसके अलावा 2 रीजनल सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम हैं, जिसमें एक जापान और एक इंडिया का है। जापान अपना एक रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बिल्ड करना चाहता है, जिसमें अभी 4 सैटेलाइट ऑपरेशनल हैं और टारगेट है 7 सैटेलाइट्स का। इस सिस्टम को क्वासी जीनेट सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो भी पार्शियली ऑपरेशनल है। अभी हम भारत के IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कारगिल वॉर के बाद भारत इस फील्ड में डेस्परेटली सेल्फ रिलायंट होना चाहता था, क्योंकि हमें पता था हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए इस फील्ड में दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। बट एक ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इंडिया की IRNSS के अंदर 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट सिस्टम है और एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम की एज कुछ 5 से 12 साल के बीच में होती है। ऑन एन एवरेज हम इसे 7 साल मान लेते हैं और 7 सैटेलाइट होने की वजह से इंडिया को लगभग हर साल एक सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा।
और यही ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम के केस में 3 से 5 सैटेलाइट सिस्टम हर साल लॉन्च करने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हाल फिलहाल में इसरो के पास है नहीं। इसके चलते भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचा। भारत ने इसका पहला लॉन्च 2013 में किया था और 2018 आते आते ये फुली ऑपरेशनल हो गया था। 2020 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी और एक मर्चेंट नेविगेशनल सिस्टम के तौर पे इसे अपना लिया था। भारत का नाविक भारत के अलावा भारत की बाउंड्रीज के बाहर 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, जो कि भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग ठीक ठाक है। अभी रिसेंटली भारत ने एक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक की सक्सेसफुली डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट की है, जो कि इसरो ने बनाया है। भारत ये करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले यूएस की नासा, यूरोपियन यूनियन की ईएसए, चाइना के सीएनएसए और रशिया के रोसकोसमोस ने ही इसे डेवलप किया है। तो ये करना कोई आसान बात नहीं है। अभी हम बात करते हैं ये इतना जरूरी क्यों है। एटॉमिक क्लॉक जो होती है, सिंपल क्वार्ट्ज क्लॉक जो हमारे घरों में लगी हुई होती है, उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वार्ट्ज क्लॉक महीने में लगभग 15 सेकंड की एक्यूरेसी ऊपर नीचे कर सकती है, यानी 15 सेकंड तक ऊपर नीचे टाइम गलत कर सकती है। जबकि एक एटॉमिक क्लॉक 10 साल में 1 सेकंड के 10 लाखवें माइक्रो सेकंड तक की एक्यूरेसी देती है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होती है किसी भी डीप सी मिशन में, किसी मिलिट्री ऑपरेशन में, यहां तक कि नेविगेशन करने के लिए। इसको डेवलप करने के पीछे भी इसरो के अपने रीजंस रहे हैं। एक तो हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, दूसरा क्या है कि इसरो ने बाहर की एजेंसीज से, वेंडर्स से इन एटॉमिक क्लॉक्स को परचेज किया था, जिसकी एक्सपेक्टेड एज 10 साल के आसपास थी। सैटेलाइट लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद ही इनके अंदर फेलियर्स आना शुरू हो गया। अभी तक ये कोई 1-2 इंसिडेंट नहीं हुए हैं, लगभग 3 इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें क्लॉक फेल कर चुकी है और नेविगेशनल सिस्टम अभी जो है हमारा पार्शियली ऑपरेशनलाइज है ड्यू टू दिस रीजन। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले मोबाइल कंपनी से रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो वो नए चिपसेट बना रहे हैं, भारत में मोबाइल डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर नाविक से जुड़ा हुआ भी चिपसेट जरूर दें, ताकि इंडिया के लोग अपना खुद का नेविगेशनल सिस्टम यूज कर सके। और ज्यादातर मोबाइल्स में अब ये आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय मां भारती।